अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक माइकोलॉजी। तो बेसिकली माइकोलॉजी होती क्या? ठीक है? जब भी आपके किसी भी जगह पे मेडिसिन में माइको का वर्ड यूज़ होगा, दैट स्टैंड्स फॉर फंगस। ठीक है? इवन हमारा जो बहुत मशहूर बैक्टीरिया है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें भी माइको इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसकी कॉलोनीज़ जो है वो फंगस की तरह लगती हैं। ठीक है? तो माइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है? सबसे पहले हम आ जाते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फंगस क्या होता है। ठीक है? जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। ये फंगस के लिए एक्सक्लूसिव है। जो बैक्टीरिया की होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की होती है। इसके अलावा काइटिन के अलावा उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्टेरॉल होता है, इनका जो स्टेरॉल होता है दैट इज नोन एज अर्गोस्टेरॉल। ठीक है? इसके अलावा सेल वॉल में काइटिन के अलावा विच इज फॉर्म्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है? उसको कहते हैं बीटा ग्लूकन। तो बेसिकली सेल जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सेल वॉल के अंदर काइटिन और बीटा ग्लूकन होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्टीरोल होता है दैट इज नोन एज अर्गोस्टीरोल। ठीक हो गया? अच्छा, अगर हम आ जाते हैं बैक्टीरिया और फंगस की डिफरेंसेस के अंदर, तो बड़ी आसान सी डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली डिफरेंस तो ये आ जाती है कि जो फंगस है वो लार्जर साइज का होता है, बैक्टीरिया स्मॉलर साइज के होते हैं। जो फंगस है वो यूकेरियोटिक होता है। ठीक है? फंगस जो है वो यूकेरियोटिक होता है और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब इसी वजह से जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज हैं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो यूकेरियोटिक जो फंगस के अंदर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल की हमने बात की थी, तो फंगस जो है उसके अंदर काइटिन होता है और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। स्टेरोल्स की जब बात करते हैं तो हमने ये बात तो कर ली कि फंगस के अंदर अर्गोस्टेरोल होते हैं। जो बैक्टीरिया है ना उसके अंदर स्टेरोल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है? लेकिन एक स्पीशी बैक्टीरिया की इस तरह है जिस दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। उस वो सिर्फ वाहिद बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टीरोल्स होते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद अगर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन की, तो फंगस जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्पोर्स बनाते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पसेस। ठीक है? बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एंडोस्पोर्स होते हैं, वो भी सिर्फ उन कंडीशन में बनाते हैं जब उनको सर्वाइवल की जरूरत होती है। ठीक है? सर्वाइवल इश्यूज जब आते हैं तब बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाता है। इसके अलावा एक फिनोमेना पाया जाता है फंगस के अंदर दैट इज नोन एज थर्मल डायमॉर्फिज्म, यानी कि थर्मल हीट डायमॉर्फिज्म डाई टू मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी। ठीक है? यानी कि अंडर डिफरेंट टेम्परेचर्स फंगस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर पे फंगस यीस्ट फॉर्म में होता है और बाहर जो है वो मोल्ड फॉर्म्स के अंदर होता है। और ये सारे फंगस नहीं शो करते, लेकिन शो कुछ जो शो करते हैं इनके अंदर लाइक थर्मल डायमॉर्फिज्म होती है। बैक्टीरिया के अंदर ये चीज नहीं होती है। ठीक हो गया? एंड लास्टली जो हमारे पास फंगस है, आपको जैसे पता है कि फॉरेस्ट के अंदर मशरूम वगैरह ग्रो करते हैं, कोई डिकम्पोजिंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं, तो फंगस को एक कार्बन का सोर्स चाहिए होता है। बैक्टीरिया को ऐसा कोई कार्बन का सोर्स नहीं चाहिए होता। फंगस को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स तो हो सकते हैं लेकिन वो ऑब्लिगेट एनारोब्स नहीं हो सकते। उनको ऑक्सीजन थोड़ी क्वांटिटी में भी लेकिन चाहिए जरूर है, जबकि आपको पता है बैक्टीरिया जो है वो ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस। अब जिस तरह हमने बात कर ली कि दो फॉर्म्स के अंदर होता है फंगस, यीस्ट और मोल्ड। अब ये होते क्या हैं? बहुत सिंपल सी बात है, जो यीस्ट है ना वो सेलुलर फॉर्म में होती है। ठीक है? सिंपल सी बात है, सिंगल सेल फॉर्म के अंदर होती है यीस्ट। जो मोल्ड है उसको आप ये समझेंगे कि जैसे बॉल ऑफ yarn नहीं होता थ्रेड्स का, इस तरीके से ऐसे करके बहुत सारी थ्रेड्स से उसकी एक बॉडी बनी हुई है, दैट इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है? दैट इज नोन एज माइसीलियम। और इसके अंदर से जो ब्रांचेस निकल रही हैं दैट आर नोन एज हाइफी। ठीक है? तो बॉडी जो है वो माइसीलियम है और ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं दीज आर नोन एज हाइफी। ठीक है? ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं हाइफी की, तो दो किस्म के हाइफी नजर आते हैं फंगस के अंदर। अब एक हाइफी वो होते हैं जो एक कंटिन्यूटी के अंदर होते हैं, जिनके दरमियान में कोई ट्रांसफर्स डिमार्केशन नहीं होती, तो इनको कहते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। जिनके अंदर
डिमार्केशन आ जाती है, यानी कि सेप्टा आ जाता है। जैसे आपको पता है आपका नेजल सेप्टम होता है, हार्ट के अंदर सेप्टम होते हैं, वो डिवीजन करते हैं। तो जिनके अंदर सेप्टम आ जाता है या ट्रांसवर्स डिवीजन आ जाते हैं, इनको सेप्टेट हाइफी कहते हैं। तो नॉन सेप्टेट हाइफी एंड सेप्टेट हाइफी। नॉन सेप्टेट हाइफी में क्योंकि डिविजन नहीं होती तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और टाइप का हाइफी भी नजर आता है, वो हाइफी नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं सूडो हाइफी। उसकी शेप हाइफी जैसी होती है लेकिन वो हाइफी होता नहीं है, वो कैंडिडा में शो होता है। और जैसे आपको पता है ये दोनों हाइफी जो हैं वो मोल्ड की फॉर्म के अंदर है, माइसीलियम से हाइफी निकल रहे हैं। वो यीस्ट फॉर्म में बनता है। किस तरीके से कि जब कैंडिडा ग्रो करता है, ठीक है, तो वो अपने सेल्स को इस तरीके से बड फॉर्म के अंदर, ये बर्ड्स बन रही होती हैं लेकिन ये दूसरे से डिटैच नहीं होती, तो एक सॉसेज लाइक शेप बनाता है जो कि रिजेंबल करता है हाइफी को। ठीक है, तो इसको कहते हैं सूडो हाइफी, फॉल्स हाइफी, क्योंकि ये हाइफी नहीं होता लेकिन इसकी शक्ल ऐसी बन जाती है जैसे हाइफी है, तो इसको सूडो हाइफी कहते हैं। तो नॉन सेप्टेट हाइफी एंड सूडो हाइफी। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर्स और क्लासिफिकेशन आ जाती है। इसके अलावा स्पोर्स जो हैं वो सेक्सुअल होते हैं और एसेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स को कनीडिया भी कहते हैं। ठीक हो गया। सो दैट इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द मॉर्फोलॉजी। अच्छा, तो ये हमने मॉर्फोलॉजी की बात कर ली। इसके बाद हमारे पास आता है पैथोजेनेसिस। ठीक है, जो फंगस है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करवाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होती है, यानी ग्रेन्युलोमेटस एक्सक्रीशन होती है। वो क्या होती है, उसमें माइक्रोफेजेस आके एपिथेलॉइड सेल्स और जायंट सेल्स बनाते हैं, और वो दैट दोज आर सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसके अलावा फंगस एक्यूट सेपरेशन भी शो करता है न्यूट्रोफिल्स के साथ, लेकिन बेसिक जो मैकेनिज्म है इसकी इम्यूनिटी का, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और आपको पता है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है, दैट इज नोन एज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसकी वजह से जो फंगस है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस तरीके से टीबी के अंदर होता है, अगर एक पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, आप उसकी स्किन के अंदर वो एंटीजन इंड्यूस कराते हैं इंटरडर्मली, तो वहां पर रिएक्शन शो होगा ओवर टाइम, व्हील फॉर्मेशन होगी। ठीक है, रिएक्शन शो होगा अगर बॉडी के अंदर वो फंगस मौजूद है, क्योंकि उसके खिलाफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चल रही है। तो जब आप वही चीज स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां रिएक्शन हो जाएगा। इसमें एक फन फैक्ट ये है कि कैंडिडा जो है वो तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, वो वाहिद फंगस है जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा के अंदर होता है। तो बजाय इसके कि हम बजाय इसके कि हम कैंडिडा का इन्फेक्शन चेक कर सकें, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर सकते, वो नॉर्मल फ्लोरा के अंदर मौजूद है। हम जब इंटरडर्मली वो डालेंगे, उसका एंटीजन डालेंगे जिससे रिएक्शन होना चाहिए, तो वो रिएक्शन हमें क्या शो करेगा? वो हमें रिएक्शन शो करेगा कि बॉडी की इम्यूनिटी काम कर रही है नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि नॉर्मली भी कैंडिडा मौजूद है तो इम्यूनिटी ने उसके खिलाफ काम करना है। तो जब ये एंटीजन इंट्रोड्यूस होगा तो एक नॉर्मल इम्यूनिटी के अंदर रिएक्शन शो होगा। अगर रिएक्शन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है बॉडी की इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि कैंडिडा तो मौजूद है, कैंडिडा तो हर सूरत में मौजूद है बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी काम नहीं कर रही। और अगर इम्यूनिटी काम नहीं करेगी तो आप जौन सा मर्जी एंटीजन डाल लेंगे, उसका हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन शो नहीं होगा, बेशक वो फंगल इन्फेक्शन वो वाला चल रहा हो। तो कैंडिडा इसलिए चेक कर सकते हैं क्योंकि कैंडिडा नॉर्मल फ्लोरा के अंदर है, बाकी नॉर्मल फ्लोरा के अंदर नहीं है। तो हम बाकियों के अगर डालेंगे वो सिर्फ उस कंडीशन में पॉजिटिव आएंगे जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा हो, क्योंकि वो नॉर्मली प्रेजेंट ही नहीं है। कैंडिडा क्योंकि नॉर्मली प्रेजेंट है तो उसके खिलाफ आना ही आना चाहिए। तो अगर नहीं आता रिएक्शन, इसका मतलब है कि बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली पैथोजेनेसिस की बात होगी। इसके बाद अगली चीज हम बात करते हैं कि फंगस जो है ना, वो टॉक्सिन्स भी, कुछ फंगस टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी शो करते हैं। उसमें हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि एमिनीटा मशरूम है ना, वो जो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, एमिनीटिन और फिलॉइडिन, दैट आर हेपेटोटॉक्सिक। तो बेसिकली आपने याद रखना कि एमिनीटा मशरूम इज हेपेटोटॉक्सिक। ठीक है, वो जो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है वो लिवर पे जाके इफेक्ट करते हैं और हेपेटोटॉक्सिसिटी करते हैं। जो क्लेविसेप्स पर्परा का है वो एर्गोटिज्म कॉज करता है। तो यू जस्ट नीड टू मेमोराइज के जो एमिनेटा मशरूम है वो हेपेटोटॉक्सिक, और जो क्लेविसेप्स पर्परा है वो एर्गोटिज्म कॉज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रिपीटेडली आती रहती है, दैट इज एस्पेरिगुलस फ्लेवस। एस्पेरिगुलस फ्लेवस एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करता है। ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ना, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन, दैट इज नोन एज TP53। ठीक है, गार्डियन ऑफ जीनोम TP53 बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका काम है कि ट्यूमर को सप्रेस करना।
ये TP53 को डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। ये चीज आप लोगों ने कभी नहीं बोली कि एफ्लाटॉक्सिन कॉजेज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक हो गया। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है और एस्पेरेगुलस फ्लेवर्स की वजह से होता है। ठीक हो गया। तो ये एफ्लाटॉक्सिन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है। जो एलर्जिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एस्पेरेगिलस जो है जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो कॉज करता है ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरेगिलोसिस। ठीक है। एस्पेरेगिलस स्पीशीज जो है, ये तो एस्पेरेगिलस फ्लेवस कहना है, इसके अलावा एस्पेरेगिलस की और भी स्पीशीज हैं, एस्पेरेगिलस फ्यूमिगेटस भी है। तो वो जब जाते हैं तो वो कॉज करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरेगिलोसिस। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो जब एस्पेरेगिलस आपकी बॉडी में जाएगा तो वो ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरेगिलोसिस कराएगा, जिससे पेशेंट एलर्जिक एलर्जिक सिम्टम्स शो करेगा। ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज रखने वाली है, एक एफ्लाटॉक्सिन कॉज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और दूसरा एस्पेरेगिलस इज द कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जो फंगस के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगली चीज आ जाती है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में चार याद रखने वाली चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। सीधी सीधी बात है, वो आप स्पेसिमेन लेंगे, उसको अंडर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी देखेंगे। अब उसको प्रिपेयर करने के लिए जो चीज यूज होती है, अगेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये क्यों इस्तेमाल करेंगे कि जो अल्कलाई रेजिस्टेंट फंगाई है ना वो बच जाएंगे और बाकी सारा टिश्यू डिसॉल्व हो जाएगा, तो फंगस को देखने में आसानी हो जाएगी। तो 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे टू विजुअलाइज अंडर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी फंगस। इजी। सेकंड चीज, पहली होगी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, सेकंड चीज होगी कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर पे ग्रो करेंगे। अब फंगस के कल्चर का क्या नाम है, अगेन इंपॉर्टेंट चीज, सबरॉइड्स एगर। ठीक हो गया। तो सबरॉइड्स एगर इसको कहेंगे, जिसके अंदर फंगस ग्रो करेंगे। तो फंगस का जो कल्चर मीडिया है वो सबरॉइड्स एगर है। इसके अंदर एसिडिक पीएच होता है और साथ में एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेनिसिलिन होती है, साइक्लोहेक्सोमाइड होती है। ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक हैं ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं और फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। तो कल्चर मीडिया हो गया और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में एक और बात याद रखने की चीज है कि इसके अलावा स्टेनिंग स्टेन्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन है, मेथेनामीन सिल्वर स्टेन है, इंडिया इंक है। ये सारे आप स्पेशल जो माइकोलॉजी है ना, मतलब स्पेसिफिक माइकोलॉजी, उसमें आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंगस के साथ कि कौन से फंगस के अंदर कौन सा स्टेन है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्टेन्स जो है वो यूज होते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन के अंदर आसानी हो। दो चीजें होगी, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी और कल्चर मीडिया। तीसरी चीज आ जाती है डीएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं? डीएनए प्रोब्स बेसिकली डीएनए के वो पार्ट्स होते हैं जो अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जाके बाइंड करते हैं। तो वो हर फंगस का एक स्पेसिफिक डीएनए प्रोब है, वो उसको यूज करके बता सकते हैं कि फलाना फंगस प्रेजेंट है कि नहीं है, जब वो अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जाके बाइंड कर लेगा। ठीक है। लास्ट चीज आती है सिरोलॉजी। उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे? सिरोलॉजी में हम एंटीबॉडी टाइटर चेक करते हैं और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन चेक करते हैं। दैट्स इट। ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कल्चर मीडिया, डीएनए प्रोब्स और सिरोलॉजी। ठीक है। लास्ट चीज थोड़ी सी फार्माकोलॉजी टच करेंगे। तो फार्माकोलॉजी के अंदर ये है कि एम्फोटेरिसिन बी बहुत इंपॉर्टेंट एंटी फंगल ड्रग है। ठीक है। तो ये एम्फोटेरिसिन बी जो है ये करती क्या है, जो हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंगस के अर्गोस्टिरोल होता है, ये अर्गोस्टिरोल के साथ जाके बाइंड कर देती है और उसकी फर्दर प्रोपोगेशन रोक देती है। ठीक है, ताकि और अर्गोस्टिरोल के साथ आके बाइंड करके पूरी चेन ना बना सके। तो ये एम्फोटेरिसिन बी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली एक और है इसके अंदर कि एम्फोटेरिसिन बी इज वेरी रीनल टॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक है। ठीक है। तो हम इसके साथ जब पेशेंट को एम्फोटेरिसिन बी देते हैं तो साथ साथ आरएफटीज करवाते रहते हैं। ठीक है। दूसरी ड्रग्स एजोल्स हैं, कीटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल्स, ये अर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस ही इनहिबिट कर देती हैं, वो बनने ही नहीं देती हैं अर्गोस्टिरोल को। वो तो एम्फोटेरिसिन बी तो हाथ लगने नहीं देता ना, एजोल्स बनने ही नहीं देते हैं। एक और आती है इकाइनोकेंडेंस, जिसके अंदर कैस्पोफंजन होती है। वो जो हम लोगों ने जिक्र किया था कि काइटिन के अलावा दूसरी क्या चीज होती है, बीटा ग्लूकन या उसको डी ग्लूकन कहते हैं, वो उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अगेन सेल वॉल पे इफेक्ट आता है इसका। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इज ग्राइसियोफिल्विन। ग्राइसियोफिल्विन का क्या काम होता है? वो माइटोटिक स्पिंडल की डिस्ट्रप्शन करती है।
तो माइटोटिक स्पिंडल आपको पता है माइटोसिस के अंदर यूज होते हैं, जब माइटोटिक स्पिंडल्स को डिसरप्ट करेगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। सो इतनी फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी के एस्पेक्ट से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट बेसिक माइकोलॉजी, एंड आई होप यू हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।